देखते हैं अल्प पूंजीकरण के कारण कि रियल में अल्प पूंजीकरण किस वजह से क्रिएट होता है और क्यों होता है। तो उसके सबसे पहला है आय का कम अनुमान, कि जब कोई भी फर्म सेटअप होती है, कोई भी बिजनेस, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी कंपनी जब सेटअप होती है तो वो एक अर्निंग का एस्टिमेशंस लगा देती है कि इट मे बी पॉसिबल हमारी अर्निंग इतनी होगी। तो जो एस्टिमेशंस लगाया जाता है, इट इज एस्टिमेशन इज लोअर इन कंपैरिजन देन आपका जो रियलिटी है उसके। तो आय का यदि हम कम अनुमान लगा लेते हैं और उसके बाद हमारी आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी किसी भी फर्म में अल्प पूंजीकरण की सिचुएशन हो सकती है, जब फर्म ने स्टार्टिंग में अपनी अर्निंग को कम एज्यूम किया था कि इट मे बी पॉसिबल हमें इतनी ही अर्निंग होगी, लेकिन उसकी रियल में जो अर्निंग होती है वो उसकी अपेक्षाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। तो जब आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है तो आपकी फर्म में अल्प पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा होता है पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान लगाना, कि आपने स्टार्टिंग में जो एस्टिमेशंस लगाया था कैपिटल का वो बहुत कम था। आपने सोचा कि मेरा काम तो 2 करोड़ में चल जाएगा, लेकिन रियल में आपकी फर्म में 5 करोड़ या 4 करोड़ रुपीस के एस्टिमेशंस की आवश्यकता है। तो जब आपके पास कम पूंजी है तो आप इसको फुली यूटिलाइज करोगे, नहीं कि मतलब एक भी पैसा जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इधर का उधर नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी और आपने कम एस्टिमेशन लगाया और भविष्य में आपको और अधिक पूंजी की आवश्यकता महसूस होती जा रही है, तो आप पूरे से पूरी आपकी जो पूरी कंसंट्रेशंस होगी वो इसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस पे होगी। आपका सुपरविजन, आपका कंट्रोल सब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं तो अवेयरनेस ज़्यादा होती है, जागरूकता ज़्यादा होती है। हम खर्चों को कम करने के बारे में लगे रहते हैं कि यार नहीं, अभी इनकम, जैसे कोरोना टाइम में लोगों की इनकम बहुत कम हो गई है, तो लोगों ने बहुत जो फालतू फिजूल खर्ची थी वो कम कर दी है। अब जो आवश्यकता की वस्तुएं हम एटलीस्ट वही उपभोग में ला रहे हैं। तो ऐसा ही अल्प पूंजीकरण की स्थिति में फर्म करेगी। अगर उसने पूंजी की आवश्यकता का अनुमान कम लगाया जबकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो कम पूंजी पर ही सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद है मंदी काल में प्रवर्तन, कि फर्म का जो प्रवर्तन हुआ वो सपोज कीजिए कि मंदी काल में हुआ, तो मंदी काल में इसका प्रवर्तन होने की वजह से जो भी संपत्तियां, जो भी एसेट्स, जो भी कुछ इसने किया वो सब कम से कम प्राइस पर था। कैपिटल इसने कलेक्ट की तो लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई, एसेट्स अगर इसने परचेज की तो उनके प्राइस बहुत कम लोअर थे। तो जब मंदी काल में कोई कंपनी प्रवर्तन में आती है, सेटअप होती है, एस्टेब्लिश होती है, तो उस समय सब लोअर कॉस्ट पर उसका सारा काम हो जाता है। एज वेल एज आपके प्राइस लेवल हाई होते हैं, इन्फ्लेशन आता है, बूम की सिचुएशन आती है, तो उसी एसेट्स के प्राइस आपके हाई हो जाते हैं। तो फिर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आपकी बुक वैल्यू में और आपकी रियल वैल्यू में। अब जब आपका मंदी काल में प्रवर्तन था तो आपके लाभों की दर कम थी, अब तेजी का आ गया तो आपके लाभ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मंदी में भी आपकी आय अर्जन क्षमता कम थी और तेजी में आपकी आय अर्जन क्षमता वैसे भी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि मेरी अर्निंग स्ट्रांग हो रही है। अर्निंग स्ट्रांग नहीं हो रही है, आपका टाइम पीरियड अर्थव्यवस्था का बदल गया। पहले क्राइसिस मंदी की सिचुएशन थी, अब बूम की सिचुएशन आ गई। उसके बाद है संकीर्ण लाभांश नीति, कि कोई भी फर्म अगर बहुत ज़्यादा संकीर्ण लाभांश नीति को अडॉप्ट करती है, कि फर्म की जो लाभांश नीति है वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, नैरो है, बहुत कंट्रोल कर करके डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो फर्म के पास प्रॉपर अमाउंट में रिजर्व बच जाते हैं। सारा का सारा रिजर्व कोष, सीक्रेट कोष, फंड ये बनाने में लगा जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी संपत्ति का जो वास्तविक मूल्य है वो पुस्तक मूल्य की तुलना में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास कोषों की जो मात्रा है वो पहले की तुलना में ज़्यादा है। आपने बहुत कंट्रोल कर करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बहुत कंट्रोल रेट से दिया गया है, तो आप उनको लाभों को प्रतिधारित करते जा रहे हो, उन अर्जनों को आप प्रतिधारित करते जा रहे हो, इस वजह से आपकी रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद है पूंजी व प्रबंध पर नियंत्रण की भावना। अगर हमारा मैनेजमेंट चाहता है कि वो पूरा कैपिटल को कंट्रोल कर करके रखे, तो वो प्रॉपर सुपरविजन करेगा, अवेयरनेस रखेगा, कंट्रोल करेगा और डिविएशंस आएंगे उनको दूर करेगा। तो अगर पूंजी और प्रबंध पर पूरा नियंत्रण है आपका, तो रियल में फर्म की रिटर्न अपने आप ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होती जाएगी। तो जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट में अवेयरनेस ज़्यादा होती है, उस फर्म के लाभ लगातार बढ़ते जाते हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, उसकी पॉलिसी अच्छी हो, सब कुछ भी पॉजिटिव हो। उसके बाद है कार्य क्षमता का ऊंचा स्तर,
कि हमारी जो लेबर फोर्स है, वर्किंग है, हमारे ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एसेट्स हैं, उन सभी की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। हमने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए हैं उनकी एफिशिएंसी कंटिन्यूस इम्प्रूव होती जा रही है। वो स्टैंडर्ड से भी उनकी एफिशिएंसी का जो रियल उनकी परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से भी आगे निकल गई है। तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म की अर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी जब उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हो और अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी जो है एटलीस्ट उसको कंज्यूम कर करके काम कर रहे हो, तो भी फर्म की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट आता है गुप्त कोष। अगर संस्था ने कम लाभ दे करके कुछ सीक्रेट फंड बना लिए हैं तो भी वो फर्म की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर देंगे। और उससे क्या होगा, कम लाभ देने से आप डेप्रिसिएशन को मैनेज कर पाते हो, अच्छी से अच्छी अपनी टेक्निक, जैसे ही मशीन पुरानी होती है आप मशीन को चेंज कर सकते हो, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि आपने पहले से ही अच्छा फंड जो है वो प्रिपेयर कर रखा है। उसके बाद है अल्प प्रवर्तन व्यय, कि जब कंपनी सेटअप होती है, प्रमोशंस में आती है, तब आपका एस्टिमेशन कुछ ज़्यादा था कि ये प्रवर्तन व्यय होंगे, ये होंगे, ऐसा होगा, ऐसे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, कमीशंस देना पड़ेगा, एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, इशूइंग चार्जेस होंगे, प्रिंटिंग चार्जेस होंगे, प्रमोटर के एक्सपेंस, बहुत सारे आपने सोच रखे थे, लेकिन वो सब बहुत कम हुए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास कैपिटल पर्याप्त मात्रा में बचेगी और आप उसका यूटिलाइजेशन करोगे तो आपके रिटर्न की रेट हाई होती रहेगी। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। ये सारे कारण हैं जो अल्प पूंजीकरण को आपको उत्पन्न देते हैं। अब आता है कि हाउ वी कैन रिमेडाइज आती है कि अब आप अल्प पूंजीकरण की स्थिति का उपचार कैसे करोगे, आप इस कंडीशंस को दूर कैसे करोगे कि किसी फर्म में अल्प पूंजीकरण की स्थिति भी ज़्यादा समय तक नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला आता है कंपनी के कोषों का पूंजीकरण, कि कंपनी के जो भी लाभ हो रहे हैं, लगातार बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे लाभ हो रहे हैं, तो आप एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बाकी के लाभों के एक भाग को रोक करके आप उसको विभिन्न कोषों में ट्रांसफ़र करते रहिए। डिफरेंट टाइप्स के फंड बनाइए ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आप एटलीस्ट उसको इजी गोइंग टैकल कर सको। तो इसके लिए फर्म को लाभों का पूंजीकरण कर देना चाहिए और लाभों के एक भाग को विभिन्न प्रकार के कोषों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है बोनस अंशों का निर्गमन, कि कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू कर देने चाहिए, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा और जब नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा, 100 पर 10 आप बोनस दे रहे हो तो एक 110 हो गया, नेक्स्ट टाइम आपको 110 पर उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बोनस शेयर से उसकी जो है उसका रेशियो जो है आपके बिजनेस में वो भी इंक्रीज होता जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई रहेगा। तो पहले से धारित अंशों के अनुपात में बोनस अंशों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। आपके पास जो पहले से शेयर थे उसके ही रेशो में आपको वापस बोनस शेयर कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिससे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद है अंशों का उपविभाजन। एक तरीका ये भी है कि आप उसकी स्प्लिटिंग कर दो, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके पास 1000 शेयर हैं 100 रुपये वाले, अब आप क्या कर दो, 10,000 शेयर कर दो 10 रुपये वाले, तो स्प्लिटिंग हो गई, आपके पास नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए, अब आप इन पर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार हम इन सब तरीकों को काम में लेकर के, उसके बाद नवीन अंश पूंजी का निर्गमन, कि कभी कभी फर्म को क्या करना चाहिए, अपने डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर देना चाहिए और डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट करने के बाद कंपनी को कुछ नए शेयर इशू करने चाहिए और उनको इशू करने के बाद कंपनी को डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट करने के बाद कंपनी को जो है नई शेयर कैपिटल को इशू कर देना चाहिए। तो इन सभी तरीकों को अडॉप्ट कर करके एक कंपनी जो है वो अल्प पूंजीकरण की स्थिति को आसानी से निपटा सकती है। अब आता है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अल्प पूंजीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो इन प्रभावों को हम वापस वैसे ही बांटेंगे जैसे वहाँ पर बांटा था। तो सबसे पहले जो सारे इम्पैक्ट हैं वो हम कंपनी पर देखेंगे कि कंपनी जो है वही है, उसी में अल्प पूंजीकरण हुआ है, वही पावरफुल सोर्सेज है। अब इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहला प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी कंपनी पर। सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब यहाँ कंपटीशन का लेवल हाई हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ लाभ लगातार बढ़ रहे हैं और लाभों के बढ़ने की वजह से नई कंपनियां, नई फर्में
नई नई कंपनियां लगातार यहाँ पर क्या होगी, बाजार में प्रवेश करती जाएगी, और जितनी ज़्यादा कंपनियां बाजार में प्रवेश करेगी उतना ही ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती जाएगी। तो फर्म पर ये इम्पैक्ट होगा कि इसको कट कट कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ जाएगी। जब ज़्यादा फर्में हो गई तो सप्लाई क्या होगी, पूर्ति बढ़ जाएगी, और जैसे ही पूर्ति बढ़ी कीमतें अपने आप गिरेगी, और कीमतें गिरते ही लाभों में कमी आ जाएगी। तो इट में भी पॉसिबल की ऐसी सिचुएशन हो। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है अंशों में सट्टा, कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ है वो रनिंग करने लग जाए, क्योंकि जो शेयर पहले 110 का था अब 130 का हो गया, उसके बाद 150 का हो गया, फिर 175 का हो गया। तो लोग इनके शेयर को परचेज करते रहेंगे और सेल करते रहेंगे, यहाँ परचेज करेंगे यहाँ बेच देंगे, इसमें परचेज करके इसमें सेल कर देंगे, इसमें परचेज करके इसमें सेल कर देंगे। तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ जो है कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। लोग लगातार खरीदने और बेचने की गतिविधियों में संलग्न रहेंगे। उसके बाद है सरकारी हस्तक्षेप की संभावना। इट में भी पॉसिबल कि जब कंपनी के लाभ बहुत अधिक मात्रा में है तो गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करेगी, सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। हो सकता है गवर्नमेंट आपको कहे कि लाभों का 1% समाज में कल्याण के लिए डोनेट करो, दान करो, ये बनाओ पुल डैम रोड कंस्ट्रक्शन इसमें डोनेट करो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अगर आपने नहीं किया तो इट में भी पॉसिबल वो नेशनलाइजेशन कर दे। हालांकि अभी ऐसा नहीं होगा, एलपीजी को फॉलो कर रहे हैं, तो प्राइवेट कभी भी पब्लिक में नहीं जाएगा। हाँ, पब्लिक प्राइवेट में कंटिन्यूस आ रहा है, फिर भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं आपके लाभों के एक हिस्सों को किसी न किसी रूप में लेने की कोशिश करेगी। उसके बाद है श्रम संघर्ष। अब क्या होगा, श्रम संघर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। श्रम संघर्ष क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि श्रमिकों को मालूम है कि कंपनी के लाभ बढ़ रहे हैं, और जब लाभ बढ़ रहे हैं तो वो भी आपसे वेतन भत्ते मजदूरियाँ इनकी क्या होंगे, ऊंची से ऊंची सारी जो कल्याण की आपकी योजनाएं हैं जिनमें आप ट्रांसफ़र करते हो, उन सभी योजनाएं, चाहे वो आपका प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो आपका पीपीएफ हो, चाहे वो आपकी ग्रेजुटी हो, पेंशन स्कीम्स हो, हेल्थ हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, सब फैसिलिटी में वो हाई टू हाई डिमांड फर्म से करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि फर्म के लाभ ज़्यादा हो रहे हैं और उन लाभों को कहीं ना कहीं मेरा भी हिस्सा है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा वेतन, ज़्यादा भत्तों की मांग कर देनी चाहिए। उसके बाद है उपभोक्ता वर्ग द्वारा विरोध। हो सकता है, अब उपभोक्ता विरोध क्यों करेगा, उपभोक्ता को ऐसा लग रहा है कि जो ये कंपनी के लाभ ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे मूल्य को ऊंचा कर करके हो रहे हैं, तो उपभोक्ता ये चाहेगा कि आप मूल्य को घटाओ, क्योंकि आपके लाभ तो वैसे ही ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन कंज्यूमर को भी दो, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ये क्या हो सकता है कंपनी के करों की दरों में वृद्धि हो जाए, गवर्नमेंट बहुत हाई रेट से टैक्स लेने लगे, क्योंकि जब इसकी अर्निंग अच्छी हो रही है तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स जो है इस कंपनी पर इम्पोज भी कर सकती है। तो दीज आर द बैड इम्पैक्ट विच शो ऑन कंपनी इन द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अल्प पूंजीकरण की स्थिति में एक कंपनी पर इस प्रकार के सारे दुष्प्रभाव शो होंगे। प्रतिस्पर्धी फर्में ज़्यादा आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, उसके अंशों में सट्टा होने लगेगा, लोग रोज खरीदेंगे, रोज बेचने का काम करेंगे, सरकार हस्तक्षेप करेगी, या तो उसको टेक ओवर मर्जर कुछ ना कुछ करेगी, या फिर टैक्स हाई कर देगी, लेबर ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा वेतन, ज़्यादा भत्ते, ज़्यादा की मांग करेगा, और उपभोक्ता को लगेगा कि ये जो लाभ बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मूल्यों को बढ़ा करके लिए जा रहे हैं, अतः वो मूल्य को कम करने पर आप पर दबाव डालेगा। अब अंशधारी, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका अंशधारी शेयर होल्डर। इसकी ही पूरी पूंजी आपकी फर्म में लगी हुई है, यही हॉल एंड सोल है, अगर ये कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो आपको नहीं होता। तो इस पर सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसके लाभों की दरें बढ़ जाएगी, इसको हाई टू हाई रेट पर जो है वो डिविडेंड होगा, पहले 8 था, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15, फिर 20, इस प्रकार ग्राफ जो डिविडेंड का ग्राफ है वो कंटिन्यूस हाई होगा, हर बार हर साल इसको एक नई और ऊंची दर से लाभांश मिलेगा। उसके बाद पूंजीगत लाभ हो सकता है इसको और कैपिटल गेन भी मिलने लग जाए, कि कंपनी बोनस शेयर दे दे, प्रीमियम दे दे, कुछ और फैसिलिटीज़ को शेयर पे दे दे, या 10 शेयर पर 100 शेयर पर उसको 10 शेयर और ज़्यादा इशू कर दे। तो इस प्रकार के कुछ कैपिटल गेन भी शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद ऋण प्राप्ति में सुविधा, कि अगर शेयर होल्डर को कभी लोन चाहिए तो वो शेयर को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, जमानत के तौर पर, प्रतिभूति के तौर पर
कहीं भी रख करके किसी भी वित्तीय संस्था से, बैंकों से जो है वो ऋण प्राप्त कर सकता है। अब ऐसे अंशों की जमानत पर ऋण आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्म की गुडविल अच्छी है, फर्म के जो है शेयर का प्राइस वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी वित्तीय संस्था उस अंशधारी को आसानी से ऋण दे देगी। तो शेयर होल्डर कुल मिलाकर के इसमें लाभ की स्थिति में रहता है। अब आता है श्रमिकों पर। श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अधिक बोनस की मांग करेंगे या अधिक बोनस भी मिल सकता है। हो सकता है उनका वेतन बढ़ जाए, इतना भी पॉसिबल कि उनका वेतन, भत्ते, मजदूरी, सारी उनकी सुविधाएं, श्रम कल्याण योजनाएं, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी का अंशदान जो है वो लगातार बढ़ जाए तो उनको सब कुछ बड़ी भी दर से मिलेगा। उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो सकते हैं, हेल्थ, मेडिकल सारी फैसिलिटी मिल सकती है, सुविधाएं मिल सकती है, बच्चों के पढ़ाने की और उनकी सारी फैसिलिटी श्रमिकों को मिल सकती है। उसके बाद खराब श्रम संबंध, ये बैड इम्पैक्ट है। हो सकता है लेबर कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए और मजदूर और मालिकों में झगड़ा होने लग जाए। इट में भी पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है मजदूरों का मालिकों के साथ झगड़ा चले, क्योंकि मजदूर और ऊंचे वेतन की मांग करेगा और मालिक वेतन बढ़ाने में अब बिल्कुल मना कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में संबंध हमारे बिगड़ सकते हैं। उसके बाद आता है समाज पर। अब समाज सबसे बड़ा घटक है जहाँ पर ये सभी रह रहे हैं, श्रमिक भी वही हैं, कंपनी भी वही है, अंशधारी भी वही है। तो ऐसी सिचुएशन में समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें देखने को मिलेगा। समाज पर सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। समाज में नए नए उद्यमी पैदा हो जाएंगे, लोग इस प्रकार के बिजनेस को करेंगे। उद्यमी प्रोत्साहित क्यों होते हैं? उद्यमी इसलिए प्रोत्साहित होंगे कि यहाँ पर लाभ जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो लाभों के लगातार बढ़ने के कारण हर उद्यमी चाहेगा कि वो इसी प्रकार की कंपनी या इसी प्रकार की बिजनेस या इसी प्रकार की फर्म को खोले। तो समाज में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होगी, आए दिन एक न एक नया उद्यमी पैदा होगा। उसके बाद उद्योगों का विस्तार, जब उद्यमी लगातार पैदा हो जा रहे हैं तो औद्योगिकीकरण की जो दर है, औद्योगिकीकरण की दर जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। वो लगातार क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रोज या आए दिन एक नया उद्योग जो है वो समाज में स्थापित होता जा रहा है। इस वजह से उद्योग धंधों की तीव्र गति से स्थापना होगी। उसके बाद हम लेते हैं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। अब समाज में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट हाई हो जाएगी। पूंजी निर्माण की रेट हाई क्यों होगी? आपको जब अच्छा वेतन मिल रहा है, अच्छे भत्ते मिल रहे हैं, आपका इनकम लेवल जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, तो एटलीस्ट आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा बचाएंगे, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वजह से भी कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो है वो कंट्री में हाई हो जाएगी। उसके बाद आता है वर्ग संघर्ष। ये भी हो सकता है समाज में, जो पहले श्रमिकों के साथ था वही समाज में होगा। आए दिन हड़ताल, तालाबंदी, तोड़फोड़, मजदूर यूनियनों, इन सबका संगठन होना, जुलूस निकालना, मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करना, और ये सब एक आम बात हो जाएगी, क्योंकि मजदूर चाहेगा कि उसे लाभों में हिस्सा मिले और मालिक किसी भी कंडीशन में ज़्यादा हिस्सा देने में जो है वो नहीं होगा। तो ऐसे संघर्ष भी पैदा हो सकता है। उसके बाद है ऋणदाताओं के प्रभाव में वृद्धि। ऋणदाता का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब डिवेंचर होल्डर्स को पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो मैंने लोन दिया इस वजह से हो रहा है, तो वो भी थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे और वो भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट हमारे समाज में शो हो सकते हैं। यहाँ पर पूरा आपका अल्प पूंजीकरण और अति पूंजीकरण का टॉपिक समाप्त होता है। दोनों स्थितियों को ध्यान से पढ़ना है। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज़ बेस्ट, देन हम कहेंगे कि नेचुरली दिस सिचुएशन इज़ बेस्ट। ये सिचुएशन अच्छी है क्योंकि इसके बैड इम्पैक्ट कम है, ओवर कैपिटलाइजेशन के बैड इम्पैक्ट ज़्यादा थे। तो जहाँ कहीं भी सिचुएशन कैसी भी आए जिसके बैड इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं, वो सिचुएशन ना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ना शेयर होल्डर के लिए, ना समाज के लिए, ना लेबर के लिए। तो जब आपसे ये पूछा जाता है कि अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण में से कौन सी स्थिति बेस्ट है और क्यों, कौन सी स्थिति अच्छी है, तो हम यही कहेंगे कि अति अल्प पूंजीकरण जो है वो कंडीशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कम से कम लाभ तो बढ़ रहे हैं, तेजी की ओर तो अग्रसर हो रहे हैं, बूम की ओर तो संस्था जा रही है और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सब कुछ भी पॉजिटिव चल रहा है। तो जब आगे कदम बढ़ता जाता है तो वही कदम बेस्ट माना जाता है।
तो आपको इसी को ब्रीफली वापस एक शॉर्ट नोट, एक पैराग्राफ के रूप में दे करके इसको वापस एक्सप्लेन कर रहा है। हिंदी में अभी ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स होती है, उनको कहीं ज़्यादा अच्छा मैटर नहीं मिलता। इंग्लिश में मटेरियल की कोई कमी नहीं है, आप गूगल को सर्च करो, समुद्र के समान है, वहाँ से मोती ढूंढ ढूंढ के लाना इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत आसान बात है। पर हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के बच्चे फेस करते हैं। उनको ना कोई मैटर मिलता है, ना कोई अच्छे से, क्योंकि सब आजकल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अभी कुछ लेक्चर्स शायद मैं हिंदी मीडियम में दूँ, या हो सकता है अभी मैंने 2 दे दिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश और ये पूरा हिंदी का ले लिया, तो नेक्स्ट मेरा जो हो वो इंग्लिश से रिलेटेड।